नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास के अंदर आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ रहे हैं कि सदिश निरूपण कैसे किया जाता है। तो स्थिर वैद्युत बल का सदिश निरूपण किस तरह से किया जाता है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में दो आवेश बिंदु आवेश Q1 और Q2 है चित्रानुसार जो कि आपको दिख रहा है। Q1 हमारे पास बिंदु आवेश है, Q2 हमारे पास बिंदु आवेश है जो कि A और B बिंदुओं पर रखे गए हैं। इनके मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है क्रमशः R1 और R2 में मान लेते हैं, मान लिया, ठीक है। और A और B के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है, ये भी हमने मान रखा है। तो माना कि दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 है चित्रानुसार A और B पर स्थित है। इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 वेक्टर है। तो चित्रानुसार Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 होगा। क्या होगा? R12 Q2 का Q1 के सापेक्ष, जैसे हम लिखते हैं P A का O के सापेक्ष लिखेंगे तो A OA लिखेंगे, ठीक है ना। OP जैसे आप P पॉइंट लिखेंगे तो OP लिखा जाता है, मैंने आपको 11वीं क्लास में सिखाया था। तो उसी तरह से यहाँ देखें कि A का अगर मैं O के सापेक्ष से लिखता हूँ तो OA लिखता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं 2 का लिख रहा हूँ 1 के सापेक्ष तो 1 2 क्या लिखेंगे? 1 2। R12 वेक्टर जो है वो 2 का A के सापेक्ष 2 का 1 के सापेक्ष जो है स्थिति सदिश है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूँ कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश लिखिए तो वो हमारे पास बनेगा R21 वेक्टर। तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है लेकिन परिमाण दोनों का समान है, दोनों के बीच की दूरी तो फिक्स है ना, R है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है R12 का परिमाण बराबर है R21 का परिमाण बराबर है R। इसको हम समीकरण नंबर 1 भी देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सदिश त्रिभुज दिख रहा है आपको, उस त्रिभुज के अंदर हम एक नियम लगा देते हैं, सदिश त्रिभुजों का नियम जो योग का नियम है उसको लगा देते हैं। तो सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम जो क्या कहता है कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो तो तीसरा सदिश होता है वो विपरीत क्रम में हो तो दो सदिशों का योग तीसरे के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ रखी है। तो मैं यहाँ पर सदिश त्रिभुज नियम का उपयोग करता हूँ तो R12 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर बन जाता है। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दी मैंने। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ R21 तो R21 की वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगी। तो अब हम देखते हैं Q2 के ऊपर Q1 कितना बल लगा रहा है। तो Q1 Q2 पे बल लगा रहा है तो उसको मैं लिखा F21, क्योंकि F22 का मतलब जिस पर बल लग रहा है, 1 मतलब जो लगा रहा है, तो F21 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, तो F21 वेक्टर है। तो आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल जो है वो F21 वेक्टर है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कूलॉम के नियम से F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R12 का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। ये मैंने आपको सदिश नियम में बताया था, जो सदिश रूप लिखा था उसका। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर इस समीकरण में R21 का परिमाण का मान और R12 का जो यहाँ पर वैल्यू आया उसको लिख देते हैं। तो R12 का वैल्यू है, R12 वेक्टर का वैल्यू R2 माइनस R1 है और R12 का जो परिमाण है वो R है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, 5 नंबर समीकरण बनता है। इसी प्रकार से अगर मैं Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल की बात करूं तो बनेगा F12 वेक्टर और F12 वेक्टर का मान होगा F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर R21 वेक्टर। R21 वेक्टर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी उसको रख देते हैं और R21 का परिमाण जो है वो R के बराबर है, इसलिए R क्यूब लिख देते हैं। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं तो समीकरण नंबर 6 और 5 को ध्यान से देखें तो इन दोनों में सिर्फ अंतर क्या है, R2 माइनस R1 है और R1 माइनस R2 है। यानी हम लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर जो है माइनस F21 वेक्टर के बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि एक आवेश दूसरे आवेश पर उतना ही बल लगाता है जितना पहला लगा रहा था, ठीक है ना, कि एक आवेश दूसरे पर या पहला आवेश दूसरे पर उतना ही बल लगाएगा जितना दूसरा पहले पर लगा रहा था। तो दोनों परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा के अंदर विपरीत होंगे, विपरीत बलों को आरोपित करेगा। तो इसी के साथ में ये चीज जो आपको लॉ दिख रहा है कि ये दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, तो ये हमें न्यूटन के तीसरे नियम का पालना करता हुआ दिखाई दे रहा है।
यानी कि जो कूलॉम का नियम का सदिश निरूपण है या सदिश रूप है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तीसरे नियम की पालना करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन से नियम की पालना करता है, तो गति के तीसरे नियम की पालना करता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम की पालना करता है। इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ये वेरिफिकेशन है। अगर आप इसी तरह से पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे एडिटेड नंबर मिलते हैं। किसी प्रकार का कोई भी नंबर आपका कट नहीं होगा। आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो थ्योरी लिखी है इसकी जगह आप डायरेक्ट चक्रानुसार से चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है, क्योंकि ये इंटीमेट होता है कि सामने चीजें जो दिख रही हैं वो अपने आप में शो करती है कि इस पॉइंट पे रखा हुआ। फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है और 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस 2 नंबर के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कूलॉम बल जो है उसका अध्यारोपण या अध्यारोपण प्रमेय पढ़ेंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे और अध्यारोपण के अनुसार बलों का अध्यारोपण किस तरह से होता है उनको पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहु आवेशों के निकाय में किसी आवेश पर बल अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा उसकी गणना हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और समझकर और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, इसी के ऊपर संबंधित जो एक प्रश्न ले लेते हैं, किस तरह से हम बल की गणना करेंगे, बिंदु आवेशों के बीच में बल कैसे कैलकुलेट करेंगे और बल पर माध्यम का क्या प्रभाव होता है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कूलॉम के नियम का उपयोग करना सीख लेते हैं, किस तरह से बल को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लिया कि हमारे पास एक इस तरह से 2 आवेश रखे गए हैं और उनके बीच की दूरी हमारे को दे रखी है। मान लेते हैं 2 आवेश रखे हैं, एक है Q1 जिसका परिमाण है 2 माइक्रो कूलॉम और दूसरा है Q2 जिसका परिमाण है 5 माइक्रो कूलॉम। ठीक है। दोनों को एक दूसरे से हमने जो है 2 मीटर की दूरी पे रख दिया। कितने पे? 2 मीटर की दूरी पे निर्वात में रख दिया। कहाँ रखा हमने इसको? निर्वात में रखा है। अभी मैं निर्वात की बात कर रहा हूँ, माध्यम की बात नहीं कर रहा। मैं निर्वात में रखा हूँ। कहाँ पर रखा हुआ है? निर्वात में रखा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले बल का मान कितना होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे से कितना बल लगा रहे हैं, दोनों धनात्मक है इसलिए बाहर की तरफ बल लगेगा जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो कूलॉम के नियम से क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? कूलॉम के नियम से, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, कूलॉम के नियम से इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा? कूलॉम के नियम से इनके बीच में लगने वाला बल F बराबर होगा कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बस सिंपल सा ही है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। F बराबर K का मान होता है 9 × 10 की घात 9, जो कि हमें मालूम है, याद रखना है। ठीक है। Q1 का मान कितना है अपने पास में? 2 माइक्रो कूलॉम 10 की घात -6 इंटू Q2 का मान है 5 × 10 की घात -6 डिवाइड बाय R स्क्वायर। R का मान कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास में 2। ठीक है। और 9 × 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 45 भाग 2 गुणा 10 की घात -12 में से 9 घटा दो, 12 में से 9 घटा दो तो कितने बच जाएंगे? -3 बच जाएंगे। 3 बचेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना आएगा? काट देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 42.5 ठीक है।
तो 42.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 22 यानी 2 पॉइंट बनेगा 22.5। ठीक है, 22.5 इंटू 10⁻³ तो इस तरह से एफ का मान आ गया हमारे पास में। ठीक है, कितने न्यूटन आ गया? एफ का मान 22.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन हमारे पास आ गया। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बल का मान ज्ञात करने का मेथड था। अब देखते हैं कि बल पर माध्यम का प्रभाव किस प्रकार से होता है, उसको समझ लेते हैं। तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। अब बल पर माध्यम का प्रभाव कैसे होता है उसको समझते हैं। तो बल पर माध्यम का प्रभाव कैसे होगा, देखिए, मान लिया कि हमारे पास में हम पढ़ क्या रहे हैं, माध्यम का प्रभाव। बल पर माध्यम का प्रभाव, ठीक है, इसको पढ़, माध्यम का प्रभाव। माध्यम का प्रभाव पढ़ते हैं। तो माध्यम के प्रभाव में मान लिया कि हमारे पास पहले क्या है, 2 आवेश हैं। ठीक है, और ये 2 आवेश Q1 है और दूसरे का परिमाण कितना है, Q2 है। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो इनके बीच में लगने वाला बल, पहले माध्यम यहाँ क्या है, निर्वात बना हुआ है। तो सबसे पहले हम निर्वात की बात करें, दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, निर्वात में रखते हैं। ये पहला केस है। इसी प्रकार से दूसरे केस के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों को कहाँ रख लेते हैं, माध्यम में रख लेते हैं। इनके बीच में लगने वाला कूलाम बल, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बल कितना होगा इनके बीच में, F बराबर F0 होगा। इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, F0। F0 का मतलब निर्वात में लगने वाला बल। तो F0 का मान कितना होगा, F0 बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। F0 बराबर K की वैल्यू रख लेते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई F0 R स्क्वायर। ठीक है, इसको एक नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, सेकंड के अंदर चलते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास में, कि माध्यम रखते हैं इनके बीच में। जब जब आवेशों के निकाय को कहाँ रखा हो, निकाय को एप्सिलॉन m या एप्सिलॉन एप्सिलॉन परावर्तनांक, ठीक है, या एप्सिलॉन विद्युतशीलता। ये माध्यम में रखता है। तो उनकी मध्य बल एफ एम, माध्यम है एफ एम बराबर Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन m और r। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक नंबर और 2 नंबर में विभाजित कर देते हैं इनको एक दूसरे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 जो है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग आते हैं। समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से। समीकरण 1 में है F0 भाग FM। देखते हैं क्या आता है, Q1 Q2 कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, एप्सिलॉन m ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ये विद्यार्थियों, इस अनुपात को हम कहते हैं एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r यानी कि माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम
की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, और इसी को कहते हैं अपने विद्यार्थियों परावैद्युतांक। इसको परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक कहते हैं, इसको के से ही प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। एप्सिलॉन आर का आर मात्रकहीन है, ऐसा ही मात्रकहीन है, और कैसा है, विमाहीन, मात्रकहीन और विमाहीन। ठीक है, और इसका जो मान हो गया, यहाँ से इसकी परिभाषा बन गई कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, निर्वात में बल और माध्यम में बलों का अनुपात। दो बिंदु आवेशों के बीच में निर्वात में लगने वाला बल और उनको माध्यम में रखने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट भी बनता है। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी कोई मात्रक, इसका कोई गुना नहीं होती है। ठीक है, इसका जो मान है ये विद्यार्थी एप्सिलॉन r का मान, कि इसके जो मान है, इसके मान क्या क्या है, देखिए इसके मान क्या क्या है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है निर्वात के लिए ना, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, निर्वात। तो निर्वात के लिए इसका मान जो होता है वो 1 होता है, और निर्वात के लिए 1 मान होता है। हवा आ जाए तो हवा के लिए इसका मान चाहिए विद्यार्थियों, एप्सिलॉन आर का मान 1.0056 होता है। ठीक है, और अगर आपके पास आ जाए धातु, तो धातु के लिए इसका मान अनंत होता है, अनंत होता है। अगर आपके पास में अभ्रक आ जाता है तो उसके लिए इसका मान 100 तक होता है। और जल अगर आ जाए, क्या आ जाए, जल, शुद्ध जल या अशुद्ध जल आ जाए, आ जाए अशुद्ध जल। ठीक है, यानी कि पानी आ जाए, सीधी सी बात है, पानी, शुद्ध पानी आ जाए, शुद्ध पानी, शुद्ध जल या पानी आ जाए, उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है, ठीक है ना। पानी सिंपल लिख दो, सिर्फ पानी लिख दो, तो पानी के लिए कितना होता है, 80 होता है। अगर शुद्ध जल आ जाता है तो उसके लिए 80 बन जाता है। अशुद्ध जल की बात करता है तो इसके लिए 80 आपके पास वैल्यू आती है। इस प्रकार से हमारे पास में जो है बल पर माध्यम का प्रभाव हमें दिख रहा है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है। ध्यान से देखिए, अब इस इक्वेशन को हम ध्यान से देख रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूं। यहाँ से ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है कि Fm का मान जो है वो F डॉट बटा एप्सिलॉन आर, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर माध्यम बदलेगा तो माध्यम में बल का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा इंपॉर्टेंट बात क्या बन गई, नोट क्या बन गया हमारे पास में, नोट बन गया कि माध्यम में बल निर्वात में बल से कम होता है। ठीक है, दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल निर्वात में बल से कम होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, माध्यम में बल निर्वात में बल से हमेशा क्या होता है, कम होता है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल आसान सा था। इसी प्रकार से बलों के बीच में अगर दूरी बढ़ाई जाती है, दूरी घटाई जाती है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बल के ऊपर एक और प्रभाव दिखते हैं, दूरी का प्रभाव, है ना, आवेशों के बीच की दूरी का प्रभाव। आवेशों के बीच की दूरी का बल पर प्रभाव। अब यहाँ से देख लेते हैं,
कूलॉम के नियम से F बराबर होता है A Q1 बटा R2। यहाँ से सीधा सा दिख रहा है कि बल जो है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती है। यानी कहने का मतलब अगर दूरी R बढ़ेगी तो बल F जो है वो घट जाएगा, और R अगर घटेगी तो F बढ़ जाएगा। बस इसको याद रख लेना, बल बढ़ेगा घटेगा कैसे घटेगा। तो इससे हम एक बना लेते हैं, अगर दो अलग अलग हैं तो F1 बटा F2 लिख लें। तो F1 बटा F2 बराबर होगा R2 बटा R1 का होल स्क्वायर। इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, दूरियां चेंज करने पर बल का परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूरी बदलने पर बल इस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी घर में रहें, स्वस्थ रहें।